अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक पाकिस्तानी नेवल शिप के बांग्लादेश विजिट को लेकर है, जिसके बारे में ये नैरेटिव इस वक्त गढ़ा जा रहा है कि वो कैंसिल हो गया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात इंडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से दोबारा से खराब हो चुके हैं। और दूसरा टॉपिक इंडिया के एक ड्रोन क्रैश को लेकर है जो कि जम्मू एयरपोर्ट पर हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस पूरे मामले पर आ जाएं। दोस्तों, मार्च के माह में ये शेड्यूल था और ये चीज़ रिपोर्ट हुई कि पाकिस्तान नेवी की एक जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट बांग्लादेश का दौरा करेगी और इस दौरे में बांग्लादेश की नेवी के साथ बायलैटरल नेवल वॉर गेम्स भी कंडक्ट की जाएंगी। उसके साथ साथ बेसिकली रीजनल मैरीटाइम ऑपरेशंस के डोमेन में ये विजिट होना था। इसको इंडिया में कोई अच्छा तो नहीं समझा जा रहा था। इंडिया ऑब्वियसली इसकी मुखालफत कर रहा था कि पाकिस्तान नेवी की एक वॉरशिप 50 साल के बाद बांग्लादेश में करने के आ रही है और ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, जो कि एक ट्रेडिशनल बयानिया है। एक्सपेक्टेड, आप समझ सकते हैं कि इंडिया यही कहेगा अगर पाकिस्तान की आर्मी एयरफोर्स का कोई इक्विपमेंट या नेवी एक्सरसाइज के लिए या किसी भी मकसद से बांग्लादेश आती है। लेकिन मार्च के माह में हमने देखा कि कोई भी पाकिस्तान नेवी की शिप बांग्लादेश नहीं जाती, बल्कि उसके मुकाबले में पाकिस्तानी नेवी शिप मुख्तलिफ कंट्रीज के दौरे जरूर करती है मैरीटाइम ऑपरेशंस की डोमेन में। लेकिन उसके बाद अप्रैल के बिल्कुल शुरू में ही पाकिस्तान नेवी की ये शिप यानी कि PNS असलत ये रेड सी में चली जाती है, गल्फ ऑफ अदन के एरिया में, जहां फिर पाकिस्तान नेवी ऑफिशियली अनाउंस करती है कि कंबाइंड टास्क फोर्स 151 के अंडर पाकिस्तान नेवी ने अपने ऑपरेशंस को शुरू कर दिया है। कंबाइंड टास्क फोर्स 151 की लीडरशिप तुर्किया से पाकिस्तान के पास मुंतकिल हुई थी जनवरी 2025 में। इस कंबाइंड टास्क फोर्स में मल्टीपल कंट्रीज हैं, जिनमें न्यूजीलैंड, ब्राजील, पाकिस्तान, तुर्किया एटसेट्रा एटसेट्रा। इनका काम गल्फ ऑफ अदन में और रेड सी और ओवरऑल जो अरेबियन सी है, यहाँ एंटी पायरेसी ऑपरेशंस कंडक्ट करना होता है। जितने भी तिजारती काफिले आते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसी भी किस्म के खतरे से। यहाँ जो सबसे बड़ा पायरेट्स का खतरा रहता है वो सोमालियन पायरेट्स होते हैं, जिन्होंने 2024 में काफी बड़े अटैक्स कंडक्ट किए मुख्तलिफ कार्गो शिप्स पर और उनका इम्पैक्ट नजर आता है इन एरियाज में। अब ऐसा होता है कि मुख्तलिफ जो कंट्रीज इस पैक्ट का हिस्सा है CTF 151 का, वो अपनी नेवीज को दुनिया के हर समुद्र में तो नहीं भेज सकते, बिकॉज नेवल शिप्स बहुत कॉस्टली भी होती हैं, उनको ऑपरेट करना बहुत महंगा होता है और एक पूरा इकोसिस्टम लेकर कैरी कर रही होती है एक वॉरशिप। तो उसमें होता क्या है कि मुख्तलिफ कंट्रीज आपस में पैक्ट बनाती हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया में ये सब कंट्रीज मिलकर अपनी नेवल वॉरशिप्स के थ्रू निगरानी का काम करेंगी, ताकि हर तरह की जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है और ट्रेड लाइंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। सो पाकिस्तान नेवी की जिम्मेदारियों में जब से ये CTF 151 की लीडरशिप भी आई है, तो उस वजह से बांग्लादेश का जो विजिट था उसे रीशेड्यूल किया गया है। इंडियन साइड पर जो इस बारे में नैरेटिव ये दिया जा रहा है कि वो कैंसिल हो गया है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कोई ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बांग्लादेशी सोर्स को अगर आप पढ़ें तो पाकिस्तान नेवल शिप ने बांग्लादेश जाना है और उसे रीशेड्यूल किया गया है। हो सकता है हमें अगले माह पाकिस्तान नेवी की जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट बांग्लादेश का दौरा करती हुई नजर आए, या हो सकता है कुछ माह तक ये पूरे मामलात हों। लेकिन अब ये दौरा और ज़्यादा आम हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को ख़त्म कर दिया है। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ख़त्म करने से क्या होगा कि बांग्लादेश जो तिजारत करता था भूटान और नेपाल के साथ इंडियन लैंड मास के थ्रू, उस पर इंडिया ने पाबंदी लगा दी है। और इस वक्त बांग्लादेश ये कंसिडर कर रहा है कि वो इंडिया के लिए ट्रांसशिपमेंट पर पाबंदी लगा देगा। मतलब कि इंडिया की जो 7 सिस्टर स्टेट्स बांग्लादेशी सरजमीन का इस्तेमाल करके समुद्र के थ्रू ट्रेड करती हैं, उन पर पाबंदी लगा दी जाए। बट यहाँ सबसे बड़ा खतरा है कि ये भी है कि बांग्लादेश के तो ऑलमोस्ट हर तरफ इंडिया ही है। मींस के बांग्लादेश का जो अगर आप पानी की हदूद भी देखें तो वो भी इंडिया से ही घिरी हुई है। अगर यहाँ इश्यूज बनते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो तिजारत है, जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, ये खतरे में आ सकती है। इसके लिए पाकिस्तान नेवी का और बांग्लादेश नेवी का रोल बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली इंडिया एक ब्लॉकेट क्रिएट कर सकता है। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। 10 अप्रैल को इंडिया का एक इजरायली मेड हेरोन MK2 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल या अनमैन्ड एरियल व्हीकल जुड़ाई से वो जम्मू एयरपोर्ट पर गिरकर क्रैश हो जाता है। अब इसके क्रैश होने का सिनेरियो भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। ये क्रैश होने से पहले वहीं एयरपोर्ट पर एक एयरफोर्स टावर से टकराया, जिसके बाद इसका मलबा वहीं हाई सिक्योरिटी जोन में गिरा और इसके मलबे की वजह से कम कहा जा रहा है कि एक सिक्योरिटी पर्सनल
काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुआ है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक से ज़्यादा लोग इसका मलबा गिरने की वजह से जख्मी हुए हैं। हेरोन को अपनी वेट और मुख्तलिफ डायमेंशंस के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के शाहपुर 2 के ब्लॉक 2 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बहरहाल मैं बताता चलूँ कि हेरोन के MK1 वेरिएंट्स 2002 के दरमियान इंडियन एयरफोर्स में आए थे, जबकि जो हेरोन MK2 है इसको लेकर निगोशिएशंस इंडिया ने 2021 में शुरू की थी। शुरू में इंडिया का प्लान था कि वो इजराइल से 4 ऐसे ड्रोन्स लीज पर लेगा, बट अल्टीमेटली 2022 में ये फैसला किया गया कि ऐसे 10 ड्रोन्स इजराइल से खरीदे जाएंगे, जिनमें से 4 इंडियन आर्मी यूज़ करेगी जबकि 6 इंडियन एयरफोर्स यूज़ करेगी। और 2023 में पहला ड्रोन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट कर लिया गया था और पिछले 6 से 7 माह के दौरान ये इंडिया का आई बिलीव 5वां क्रैश है। मतलब सबसे पहले अगर आप देखें तो इंडियन नेवी का एक MQ-9 ड्रोन क्रैश हुआ 23 सितंबर 2024 में। उसके बाद अगस्त 2024 में इंडिया का एक स्विच अनमैन्ड एरियल सिस्टम पाकिस्तान में क्रैश हुआ, जिसे बेसिकली पाकिस्तान ने शॉट डाउन किया था, बट इंडिया कहता है कि वो पाकिस्तान में टेक्निकल फेलियर की वजह से गिर गया और उस पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर 18 सितंबर 2024 में इंडियन नेवी का एक और ड्रोन क्रैश हुआ और उसके बाद अगेन जनवरी 14 2025 आता है जब इंडिया का एक दृष्टि 10 या हर्मस 900 अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम, जो कि अगेन इजराइल से परचेज किया हुआ था, वो पोरबंदर यानी कि गुजरात के एरिया में गिरकर तबाह हो जाता है। अब उसके बाद 10 अप्रैल को एक और इंडिया का हाई वैल्यू ड्रोन जम्मू के रीजन में गिरकर क्रैश हुआ है। अभी तक जो पूरा सिनेरियो देखकर लग रहा है कि ये चूंकि वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर से टकराया है, तो जो इसका पायलट था वो इसे कम्प्लीटली मिस हैंडल कर रहा था, जो सीरियस क्वेश्चन रेज कर रहा है इंडियन पायलट्स की कॉम्पिटेंस को लेकर कि इतना ज़्यादा हाई वैल्यू ड्रोन और हेरोन MK2 कोई सादा ड्रोन नहीं है, इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1000 किलोग्राम से ज़्यादा का है। और ये जो एयरपोर्ट है जम्मू एयरपोर्ट, ये पाकिस्तानी बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ हेरोन ड्रोन्स को रखने का सिंपल मकसद पाकिस्तान की साइड पर मिलिट्री की जो नकलो हरकत है उस पर नज़र रखना था, और ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एसेट भी है इंडियन आर्मी के लिए, जो कि अब क्रैश हो चुका है। बहरहाल दोस्तों, अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं बताता चलूं तो अभी तक हेरोन ड्रोन्स की अगर बात की जाए तो 12 के करीब हेरोन MK1 ड्रोन्स क्रैश हो चुके हैं। MK2 के जो क्रैशेज हैं उनको काउंट नहीं किया गया, और अभी तक जो मैंने ये क्रैशेज बताए हैं ये सिर्फ इंडियन अनमैन्ड एरियल सिस्टम के क्रैशेज है। इसमें ना तो हेलीकॉप्टर्स के क्रैशेज हैं ना ही फाइटर एयरक्राफ्ट्स के, क्योंकि अगर उनको भी ऐड किया जाएगा तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।